सो वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू दिस रिवीजन सेशन, जहां हम रिवाइज करेंगे सर क्या रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पक्की बात लिखवा लो, इस बार आई से अपने एग्जाम में जरूर इससे सवाल पूछने वाला है। ठीक है, रेडी रहना है। ठीक है सर, सबसे पहले सर व्हाट इज अ रिव्यू, मुझे बताओ ऑडिट क्या होता था। सर ये कैसा सवाल है, वो रिव्यू पूछ रहे हैं, आप ऑडिट की बात करो। मैंने कहा ऑडिट पहले रिवाइज करो। ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है सर, तो रिव्यू क्या होता है, इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। लिमिटेड अश्योरेंस नाम से ही पता चल रहा है, क्या मैं बोल दूं रीजनेबल अश्योरेंस से कम है? हाँ सर, रीजनेबल अश्योरेंस से कम है। सो इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट दैट इज लोअर देन ऑडिट। अब ये लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है सर, ऑडिट में क्या होता था, एंगेजमेंट रिस्क वॉज रिड्यूस टू अ एक्सेप्टेबली लो लेवल। यहां ये कहता है एंगेजमेंट रिस्क इज रिड्यूस टू अ एक्सेप्टेबल लेवल, यानी जो आपके सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से हम एक एक्सेप्टेबल लेवल पे लाते हैं। तो क्या मैं बोल दूं इसके केस में जो रिस्क है दैट इज मोर देन ऑडिट, मतलब अश्योरेंस ऑडिट से कम है। क्योंकि अश्योरेंस ऑडिट से कम है, सो ऑब्वियस सी बात है यहां जो रिस्क है ऑफ नॉट आइडेंटिफाइंग अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट रिस्क इज मोर देन ऑडिट। गॉट इट सर। अब सर एक बात बताओ, इसकी साइकिल क्या थी? सर साइकिल कौन सी? अरे ऑडिट की साइकिल याद है, हम ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, ऑडिट एविडेंस मिलेगा, एविडेंस पे कंक्लूजन ड्रॉ करके ओपिनियन निकालते थे। हाँ, तो पहली बात तो यहां पे ओपिनियन जैसा मामला ही नहीं है, ओपिनियन को बोलो टाटा बाय बाय। यहां पे क्या है, प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स के बाद एविडेंस है, एविडेंस के बाद कंक्लूजन है। अब सबके साथ लिमिटेड लिमिटेड लगा दो, मतलब लिमिटेड प्रोसीजर। मेनली यहां पे कौन से दो प्रोसीजर्स को फुल इज्जत मिलती है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। इन प्रोसीजर्स को करके एविडेंस जो मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। ऑडिट नहीं, सिर्फ एविडेंस, तो हम उसको बोलते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ठीक है, ये हो गई बात। अब उससे क्या ड्रॉ करेंगे, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। ये आपकी रिव्यू की समरी हो गई। सो रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी अश्योरेंस इज लेस देन ऑडिट। क्योंकि अश्योरेंस लेस देन ऑडिट है, तो यहां पे जो एंगेजमेंट रिस्क है ये एक्सेप्टेबली लो लेवल नहीं, एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस करते हैं, यानी दिस रिस्क इज मोर देन ऑडिट। अब इसकी साइकिल के बारे में बता दो, लिमिटेड प्रोसीजर्स, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस और लिमिटेड कंक्लूजन। डन डना डन 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 सर। इसके बाद मैंने आपको बोला था SRE 2400 कब लगता है, जब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू ऐसा बंदा कर रहा है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं कर रहा। अगर आपका बंदा जो ऑडिट नहीं कर रहा वो रिव्यू कर रहा है, तो उसको उस केस में हम SRE 2400 लगाएंगे। इसीलिए हम यहां पे वर्ड ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर यूज करते हैं, हम यहां पे वर्ड ऑडिटर नहीं प्रैक्टिशनर यूज करते हैं। तो ये क्या कहता है, रिव्यू ऑफ historical financial statements by the practitioner, not the auditor of financial statement। and ये बात करेगा about the form and content of the रिपोर्ट। अब सर इस स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर क्या है, मैंने कहा बड़ा सिंपल। सबसे पहले एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे, परफॉर्म करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखोगे, वेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग सच एंगेजमेंट, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड? तो सर ये वाले फैक्टर्स आपने हमको बताए थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड एंगेजमेंट। क्या था सर, आपने हमको सिखाया था कि डोंट एक्सेप्ट द रिव्यू, डोंट एक्सेप्ट द रिव्यू अगर आप इन लूजर से सेटिस्फाइड नहीं हो। सर इन लूजर से सेटिस्फाइड नहीं हो मतलब क्या क्या पॉइंट्स आ गए, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। इनका मतलब है आपको डाउट है अबाउट द मैनेजमेंट इंटीग्रिटी। सो इफ यू हैव अ डाउट अबाउट मैनेजमेंट इंटीग्रिटी, डोंट एक्सेप्ट द रिव्यू। गॉट इट सर। दूसरा इन क्या था, इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमको रिव्यू करने के लिए चाहिए, जो इंफॉर्मेशन हमको रिव्यू करने के लिए चाहिए, या तो वो अवेलेबल नहीं है या वो रिलायबल नहीं है, या इधर इट इज अनअवेलेबल और इट इज अनरिलायबल। गॉट इट सर। अब उसके बाद हमारे पास क्या बचा, इन लूजर से, लूजर मतलब है LOS। LOS का क्या मतलब है, लिमिटेशन ऑन स्कोप। यानी आपको लगता है मैनेजमेंट और TCWG आप पे इस तरह से लिमिटेशन ऑन स्कोप लगाएंगे, आपको एविडेंस ही नहीं लेने देंगे, दैट एट द एंड ऑफ द डे यू विल डिस्क्लेम योर ओपिनियन। आप अपना कंक्लूजन डिस्क्लेम करते होगे, तो अगर आप अपना कंक्लूजन ही आखिरी में डिस्क्लेम कर दोगे तो किस बात का एक्सेप्ट करना, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। आर का मतलब था, ER का मतलब क्या था, एथिकल रिक्वायरमेंट। आपको लगता है जो एथिकल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, इनको आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे एंड यू आर नॉट सेटिस्फाइड। सर नॉट सेटिस्फाइड मतलब जो हमारा प्रैक्टिशनर है वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसको लेके, अबाउट द रैशनल पर्पस ऑफ द एंगेजमेंट। उसको लगता है इस तरह की रिव्यू एंगेजमेंट के पीछे कोई रैशनल ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है। सर रैशनल हमारी थिंकिंग कब खराब हो जाती है, हमारी रैशनल थिंकिंग तब खराब हो जाती है जब हम
लिमिट से ज्यादा एमएल पी लेते हैं, जब हम लिमिट से ज्यादा एमएल पी लेते हैं तो रैशनैलिटी की बैंड बच जाती है। सर लिमिट से ज्यादा एमएल का मतलब है देयर इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। तो अगर आपको लग रहा है लिमिटेशन ऑन स्कोप है, एक्सेप्ट मत करो। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं सेम पॉइंट लिमिटेशन वाला, ठीक है सर। एम का मतलब था मिसयूज ऑफ द प्रैक्टिशनर नेम। प्रैक्टिशनर को लगता है उसका नेम जो है वो रिपोर्ट के साथ एसोसिएट होकर इन एप्रोप्रिएट मैनर में यूज होगा। एल का मतलब है लॉ रेगुलेशन कहता है ऑडिट कराओ। लॉ रेगुलेशन कहता है ऑडिट कराओ, तो जब लॉ रेगुलेशन ऑडिट कह रहा है तो तुम रिव्यू क्यों करा रहे हो। इसी वजह से आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट। आपको एप्रोप्रिएटनेस को लेकर सेटिस्फेक्शन नहीं है तो हम क्या कराएं, सर आप ऑडिट करा लो। बट अगर आपको अश्योरेंस नहीं चाहिए, बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी चाहिए, तो आप हमसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा लो, यानी उसको कहते हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। सो या तो ऑडिट करा लो या फिर नॉन अश्योरेंस सर्विस ले लो लाइक कंपाइलेशन एंगेजमेंट। दैट इज योर SRS 44, जल्दी से बताओ SRS 4400 या 10। सर 00 में तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर होते हैं। आप हमारे एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करो, उसके बाद हम आपको कंपाइल करके दे देंगे। तो जल्दी से एक बार अपनी किताब पे आओ, देखो अभी तक हमने क्या क्या रिवाइज किया, फटाफट देखो। रिवीजन के अंदर रिवीजन, रिवीजन के अंदर रिवीजन। रिव्यू इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट, यानी लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। यहां एंगेजमेंट रिस्क इज रिड्यूस टू अ एक्सेप्टेबल लेवल, यानी द रिस्क इज ग्रेटर देन ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है सर। फ्यूअर प्रोसीजर, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है सर, एंड लिमिटेड कंक्लूजन। अब सर 2450, पहले तो बात बताओ इसका नाम 2450 क्यों है? क्योंकि सर ऐसा कहा गया है साड़ी पहनने की सही एज, साड़ी पहनने की सही एज क्या होती है? 24 साल। तो हमेशा याद रखना साड़ी पहनने की सही एज क्या होती है? 24 साल। तो हमेशा आपको याद रहेगा 2400 वाली जो सीरीज है वो बात करती है किसकी? SRE की, ठीक है सर। कितना गंदा जोक था, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब सर एक बात बताओ, ये किसकी बात करता है? कहता है रिव्यू कौन कर रहा है? प्रैक्टिशनर हु इज नॉट द ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड थिंग, इट टॉक्स अबाउट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। अब इसमें छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, इस पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। सर सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, लिमिटेड अश्योरेंस, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये हमको ऑलरेडी पता है। देन अगर आपको लगता है दे मे बी मटीरियली मिसस्टेटेड, इस पे तो हमने पूरा टॉपिक किया था। अगर आपको शक है मटीरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है तो एडिशनल प्रोसीजर करके चेक करो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं। फिर सर हमारा ऑब्जेक्टिव है लिमिटेड अश्योरेंस लेना, कंक्लूजन देना, रिपोर्ट करना। अब एक बात बताओ, अगर आपको लगता है लिमिटेड अश्योरेंस नहीं मिल पाएगी, ठीक है सर, क्योंकि लिमिटेड अश्योरेंस नहीं मिल पाएगी और आप अपना कंक्लूजन ही नहीं दे पाओगे, तो आप क्या करोगे? कंक्लूजन मत दो, डिस्क्लेम योर कंक्लूजन या विड्रॉ करो इफ पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन। अब इसके बाद आ जाओ रोमा वाला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आ जाओ रोमा वाला क्वेश्चन। रोमा 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 लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद डोरमा लिमिटेड। इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक कंडीशन है। सर क्या कंडीशन है? कि इसको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कराना है क्वार्टरली बेसिस पे एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जहां मैंने बोल दिया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दिमाग में क्या चला? CRC, टर टर टर, क्रेडिटर, रेगुलेटर, कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजंस हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो इसको क्या कहते हैं? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। तो क्या जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के, उनका भी रिव्यू हो सकता है? हाँ सर, उनका भी रिव्यू हो सकता है एज पर दिस स्टैंडर्ड। गॉट इट सर। उसके बाद मैंने कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट वाला पार्ट आपको ऑलरेडी गो थ्रू करा दिया। क्या क्या फैक्टर्स है अफेक्टिंग द एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। जब आप इन लूजर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आप इस रिव्यू एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करना। लास्ट बार एक बार फटाफट बताता हूं। इनका मतलब था इंटीग्रिटी पे डाउट है मैनेजमेंट की। दूसरे इनका क्या मतलब था? जो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंगेजमेंट है वो कहती है जो इंफॉर्मेशन नीडेड है टू परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट या तो वो अवेलेबल नहीं है या वो अनरिलायबल है। अनअवेलेबल, अनरिलायबल। अर का मतलब था एथिकल रिक्वायरमेंट। जो एथिकल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, यू आर नॉट सेटिस्फाइड। लूज का क्या मतलब था? लिमिटेशन ऑन स्कोप, जिससे आप डिस्क्लेमर कर दोगे। नॉट सेटिस्फाइड अबाउट रैशनल पर्पस। रैशनल पर्पस मतलब ML क्या था? लिमिट से ज्यादा ML के लिए। लिमिटेशन ऑन स्कोप, मिस यूज ऑफ द प्रैक्टिशनर नेम एंड लॉ रेगुलेशन। एंड आखिरी में रिव्यू एंगेजमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट। आपको कोई और एंगेजमेंट करानी चाहिए, दैट्स कि ऑडिट करा लो या बाकी केसेस में कंपाइलेशन और अकाउंटिंग सर्विसेज आप ले सकते हो। अब सर प्री कंडीशंस ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट, सारे बच्चे बताओ। सर ये तो कॉपी पेस्ट है। कहां का कॉपी पेस्ट है? दिस इज अ टॉपिक एग्जैक्टली कॉपीड एंड पेस्टेड फ्रॉम ऑडिट। तो जो प्री कंडीशंस वहां होती थी वो यहां पे भी है। प्री कंडीशंस का क्या मतलब होता है? पहले हमारी शर्तें पूरी करो तभी हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी शर्तें क्या होती थी? प्री मतलब पहले,
ऑडिट से पहले क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले क्या आया? एफआरएफ। तो जो हमारा एप्लीकेबल एफआरएफ है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। जब एफआरएफ एक्सेप्टेबल है तो मैनेजमेंट मानती है, मैनेजमेंट समझती है कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना एज पर एफआरएफ, उनमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो उसके लिए इंटरनल कंट्रोल, देन टू प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद आउ। सर आउ का मतलब था ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। इसके बाद हमने बोला कि अगर ये आपका प्री कंडीशंस नहीं है तो डोंट एक्सेप्ट एंगेजमेंट। बट अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ये लोग परेशान कर रहे हैं तो फिर सर क्या करेंगे? तो उसके बाद आप देखो क्या ये मैटर रिजॉल्व हो रहा है। अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा तो विड्रॉ करो, अगर विड्रॉ नहीं कर पा रहे तो उसका इंपैक्ट अपने ओपिनियन पे देखो। तो ये कह रहा है कैन इट बी रिजॉल्व, वेदर इट इज, अगर रिजॉल्व हो गया तो वेरी गुड, इफ इट इज अनरिजॉल्व तो सी वेदर यू शुड कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट और विड्रॉ, या फिर अगर विड्रॉ नहीं कर पा रहे तो उसका इंपैक्ट अपनी रिपोर्ट पे देख के चलेंगे। अब सर इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अगेन इट इज अ रिपीटेशन ऑफ ऐसे 210 मेन पॉइंट्स को फटाफट गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले कहता है आपका जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है उसको आप रिकॉर्ड करो एंगेजमेंट लेटर पे, ठीक है सर। उसके बाद जो ऐसे 210 में याद एक टॉपिक होता था रिवाइजिंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। हाँ सर, कब कब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज होती थी? जब उनके टर्म्स ही रिवाइज हो गए हो, यानी जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट होता था यहां पे हो गया ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ रिव्यू, उसको लेके मिसअंडरस्टैंडिंग है। बाकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रिवाइज हो गई है, धंधा बदल गया, धंधा चलाने वाले बदल गए, धंधे के ओनर बदल गए। सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द बिजनेस, ये वही सर्कमस्टेंसेस विच रिक्वायर चेंज इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस, चलाने वाले मतलब मैनेजमेंट बदल गई, जिसने पैसा लगा रखा है ओनर बदल गए, या फिर एफआरएफ या लॉ रेगुलेशंस बदल गई। अब उसके बाद कहता है कि अगर आपको वो बोलता है चेंज योर एंगेजमेंट, चेंज योर एंगेजमेंट टू अ एंगेजमेंट जिसमें कोई अश्योरेंस ही नहीं है। सर कोई अश्योरेंस नहीं है मतलब नॉन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो अगर वो आपको रिव्यू से एग्रीड अपॉन प्रोसीजर पे जाने को कह रहा है, या वो आपको रिव्यू से कंपाइलेशन एंगेजमेंट पे जाने को कह रहा है, तो भाई साहब देख लेना क्या इसके पीछे आरजे है या नहीं। आरजे का मतलब क्या होता है सर? रीजनेबल जस्टिफिकेशन। तो अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो नया एग्रीमेंट रिकॉर्ड करो इनके साथ, ठीक है सर। बट अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं है तो एग्री मत करना। क्या ये बेसिक बातें क्लियर है? हाँ सर। अब इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा था सर क्या? परफॉर्मिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। जब हम परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली बात है मटीरियलिटी निकालनी पड़ेगी, छोटी छोटी गलतियों के पीछे नहीं भागेंगे। मटीरियलिटी वाले पॉइंट्स, अगेन द गुड न्यूज इज दीज आर सेम एज ऑडिट। तो मटीरियलिटी किस में काम आती है सर? प्रोसीजर्स परफॉर्म करने में, सैंपलिंग करने में। सो इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द प्रोसीजर। अब प्रोसीजर परफॉर्म करके जो गलतियां मिलती हैं उनको इवेल्युएट करना कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, तो इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स। दूसरी बात हमने यहां पे डिस्कस की थी सर क्या? क्या ऑडिट और रिव्यू के बीच में मटेरियलिटी बदल जाती है? बोलो 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 बोलो। क्या ऑडिट और रिव्यू के बीच में मटेरियलिटी बदल जाती है क्या? बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों। डज द मटेरियलिटी चेंज विद द लेवल ऑफ अश्योरेंस चेंज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वही है, यूजर्स वही है, तो जब सब वही है तो काहे मटीरियलिटी बदलना है? मटीरियलिटी सेम रहेगी। सो मटीरियलिटी रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ अश्योरेंस। प्लस यस, जब मटीरियलिटी आपने डिसाइड कर ली बिगिनिंग में, आप उसको रिवाइज कर सकते हो। जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जो अगर पहले अवेलेबल होती तो आप एक डिफरेंट मटीरियलिटी चूज करते। वही के वही पॉइंट्स है जो हमने ऐसे 320 में सीखे थे। यहां पे मैंने आपको बस एक रेफरेंस दे रखा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट रेलिवेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या था? न्यू इंफॉर्मेशन। दूसरा चेंज, दो चेंजेस थे, चेंज इन द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन द सर्कमस्टेंस। तो इन तीन पार्ट्स को अगर आप चाहो तो एक बार 320 से रिवाइज साथ साथ कर लेना, ठीक है। तो ये मटीरियलिटी वाले पॉइंट हो गए। दूसरा पॉइंट क्या था? अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और एनवायरमेंट। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और एनवायरमेंट हम क्यों करते हैं सर? टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। कौन से एरियाज हैं जहां पे रोमम ज्यादा है? तो अगला पॉइंट यही कहता है अंडरस्टैंड द एंटिटी सो दैट यू फाइंड द एरियाज वेयर द एरियाज कैन बी मटीरियली मिसस्टेटेड सो दैट यू कैन डिजाइन योर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड इसके बाद आता है सर हमारा फेवरेट पॉइंट, इंक्वायरी। जल्दी से बता दो इंक्वायरी की खास बात क्या थी सर? इससे क्वेश्चन आएगा। इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी। आ जाओ मेरे साथ। सारे बच्चे मुझे बताओ हम इंक्वायरी करते क्यों है? सर हम इंक्वायरी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ सीखना है। क्योंकि हमें कुछ सीखना है। सीखने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीकिंग।
सीकिंग मतलब सीकिंग इंफॉर्मेशन, सारे बच्चे बोले मेरे साथ, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन विद इन द एंटिटी। अब इस इंफॉर्मेशन को दो भागों में बांट दो। सर कौन से? फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। सो इंक्वायरी कैन बी टू ऑब्टेन नॉन फाइनेंशियल डेटा ऑल्सो। अब फाइनेंशियल इंक्वायरी के एग्जांपल बताओ। सर मेनली इंक्वायर करेंगे अबाउट द फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड का मतलब है एफ फॉर फ्रॉड, R for related party, A for accounting estimates, U for unusual transaction, D for nothing, and इसके साथ क्या क्या आ जाएगा? 560, 570, 560, 570। सर 560 और 570 का क्या मतलब है? हम इंक्वायर करेंगे जो इवेंट्स का एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, क्या उनका एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर हुआ, क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स थे। 570 मतलब गोइंग कंसर्न असेसमेंट को लेके हम इंक्वायरीज कर सकते हैं। गॉट इट सर। इसके बाद सेकंड स्टेज क्या होती है? जो रिस्पॉन्स मिला है उसको इवेल्युएट करो। पहली स्टेज में आपने इंफॉर्मेशन मांगी, दूसरे स्टेज में जो इंफॉर्मेशन मिली है उसको इवेल्युएट करो, यानी इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स। इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्स इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस। उसके बाद मैंने कहा था ऑल्सो इंक्लूड द इंक्वायरीज अबाउट, लेट्स से कंपनी के पास टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, एक रेगुलेटर है जिसका पेनल्टी का नोटिस आया है। तो अगर इस तरह की पेनल्टी का नोटिस आएगा तो पक्की बात है मीटिंग्स में चर्चा होगी, तो आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स की इंक्वायरी कर सकते हो। दूसरा, इसके बारे में हम और क्या देख सकते हैं सर? रेगुलेटरी एक्शन से जो भी कम्युनिकेशन आई है वो देख लो। प्लस आप अदर प्रोसीजर्स कर सकते हो। सर अदर प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल वगैरह है उनसे भी कंफर्मेशंस ले सकते हैं। तो मीटिंग्स हो गई, कम्युनिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटीज हो गई, एंड तीसरा क्या हो गया? अदर प्रोसीजर्स कर सकते हैं। बट अगर यहां पे आपको इनकंसिस्टेंसी मिलती है, इनकंसिस्टेंसी मतलब जो एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है वो तो कहते हैं प्रोविजन बनाना चाहिए, बट कंपनी प्रोविजन बनाती ही नहीं है, तो हम फर्दर इंक्वायरी करेंगे और जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स है उसको इवेल्युएट करेंगे बाय परफॉर्म कंसिडर इन द लाइट ऑफ अदर प्रोसीजर कि एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या कह रहा था, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी और एनवायरमेंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। इसको देखने का एक और नजरिया है। सर क्या? मैं कहता हूं रेगुलेटरी अथॉरिटी को भूल जाओ, रेगुलेटरी अथॉरिटी को भूल जाओ, याद रखो उस शकी पत्नी को। शकी पत्नी पूछती है पतिदेव तुम इतना लेट क्यों आए? तो पति कहता है मैं मीटिंग में बिजी था, और उसके बाद जो उसका दोस्त था बब्बू भैया, क्या नाम था उसका? बब्बू भैया, बबलू भैया, जो भी बबलू भैया करके जो दोस्त थे, ठीक है, वो बंदा गाड़ी तेज चला रहा था। क्योंकि वो गाड़ी तेज चला रहा था तो क्या हो गया सर? इनके ऊपर फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई। तो हम जो पत्नी होगी सर वो क्या पूछेगी? वो यही सब पूछ रही है कि भाई वो बंदा मीटिंग में बिजी था, मीटिंग वाला पॉइंट आ गया। जो पुलिस वालों ने फाइन लगाया वो क्या आ गया? कम्युनिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, गुड्डू भैया थे, ठीक है। एंड तीसरा पॉइंट क्या था? गाड़ी तेज चल रही थी मतलब सम अदर प्रोसीजर वाज हैपनिंग। अब सर गाड़ी तेज कौन चला रहा था? बबलू भैया। बट पता है कल पति ने जब बहाना मारा था लेट आने का, तो पता है कल का बहाना क्या था? वो जो बंदा है ना गुड्डू भैया, वो हॉस्पिटलाइज था। ओ, तो जो कल का बहाना है और आज का बहाना वो तो इनकंसिस्टेंट हो गए। जो बंदा कल हॉस्पिटलाइज था आज वो गाड़ी तेज कैसे चला रहा है? हाँ सर ये तो इनकंसिस्टेंसी है। तो अब पत्नी क्या करेगी? फर्दर इंक्वायरीज करेगी। जो पत्नी है वो क्या करेंगी? देवी जी फर्दर इंक्वायरीज करेंगी और अदर प्रोसीजर करेंगी। अदर प्रोसीजर मतलब बबलू भैया को कॉल लगाएगी, अजी सुनते हो हमारे पति कह रहे थे तुम कल बीमार थे, आज गाड़ी तेज चला रहे हो, कर क्या रहे हो? तो ये अदर प्रोसीजर करेगी। एंड और क्या क्या कंसीडर करेगी? अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एनवायरमेंट, यानी इनके पति कैसे हैं, एक्चुअल में इनके पति कैसे, झूठे हैं सच्चे हैं, वो सब इनको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो तुम्हारी मर्जी है, तुमको इसको एकदम ऑडिट स्टाइल में याद रखना है, पेनल्टी नोटिस वाले, या ऐसे मस्ती वाले तरीके से याद रखना है। दिस इज लिविंग टोटली अप टू यू। गॉट इट सर। एनालिटिकल प्रोसीजर में तो एक ही लाइन है यार, चेक दैट द डेटा इज एडिक्वेट फॉर परफॉर्मिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर। बट आईसीएआई का फेवरेट सवाल क्या है बताना जरा? इंपॉर्टेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्वायरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। जल्दी से बताओ इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस क्या है? सर इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस है इंटेंट चेक करने में काम आता है। इन फॉर इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट का, इन फॉर इंटेंट चेक करने में काम आता है। यही इंटेंट वाली बात हम पढ़ते हैं ऐसे 500 में इंक्वायरी वाले टॉपिक में। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ आओ मेरे साथ, तुमको एक बार घुमा के लाऊं। फटाफट सारे बच्चे आएंगे, डुन 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 डुन।
आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, अरे आओ ना, कहां गया यार। वाह मैन, ये रहा। देखो यहां पे भी जो थर्ड स्टेज थी उसमें हम मैनेजमेंट का इंटेंट चेक करते थे। तो सपोज मैनेजमेंट ने एक प्रोविजन बना रखा है कि हम बोनस देंगे, तो ये बोनस किस पे डिपेंड करेगा, पैरा पे, कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ बोनस क्या है, प्लस ए फॉर एबिलिटी, की एबिलिटी क्या है, आर फॉर रीजन, किस रीजन की वजह से इतना बोनस दे रहे हैं। तो आप तीन चीजें कंसीडर करोगे इंक्वायरी करते वक्त, पास्ट हिस्ट्री, रीजंस एंड एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट, ताकि आप इनका इंटेंशन चेक कर सको। अब इंटेंशन चेक करते करते अलर्ट रहना यानी कान आंख नाक सब हमको खुले रखने हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज करना है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज हो जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। एंड लास्ट पॉइंट हमारा फेवरेट पॉइंट है, बिकॉज जो इंक्वायरी का लास्ट पॉइंट है वही एनालिटिकल प्रोसीजर का फर्स्ट पॉइंट बन जाता है। सर क्या, इट हेल्प्स अस इन गेटिंग अ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई द एरियाज वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी मटीरियली मिसस्टेटेड। ठीक है, अब यहीं से शुरू कर लो एनालिटिकल प्रोसीजर। ये हेल्प करता है इन अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एनवायरमेंट एरियाज जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अब जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहां होगी, जो ट्रेंड के हिसाब से चल रही है या जो ट्रेंड से भटक गया। सर जो ट्रेंड से भटक गया, जो एरिया ट्रेंड से भटक गया वहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, यानी इनकंसिस्टेंसी फ्रॉम एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स। जहां इनकंसिस्टेंसी है वहां क्या करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर करेंगे तो क्या मिलेगा, एविडेंस मिलेगा। उसको क्या कहते हैं, जो एविडेंस दूसरी चीज को सपोर्ट करता है उसको कहते हैं कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस। ऑडिट नहीं, कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो फटाफट आ जाओ, एक बार किताब से इसको ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले सर ने मटीरियलिटी वाली बात सिखाई। मटीरियलिटी में मैंने क्या कहा, किस काम आती है, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए और जो मिसस्टेटमेंट्स मिलती है उनको चेक करने के लिए, यानी इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स। क्या ये ऑडिट से डिफरेंट है, नहीं, मटीरियलिटी रिमेन्स द सेम irrespective of the level of assurance। तीसरी चीज शुभम सर ने क्या सिखाई, रिवाइज द मटीरियलिटी इफ नीडेड एज पर द सर्कमस्टेंसेस। फिर मैंने बोला अंडरस्टैंड करना ताकि पता चले कौन से एरियाज है जहां पे रोमम ज्यादा है एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिजाइन योर प्रोसीजर। ये वाला पार्ट बस रीड कर लेना, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है। इंक्वायरी की बात करते हैं तीन स्टेजेस में। सबसे पहली स्टेज ऑफ इंक्वायरी क्या थी, इंक्वायरी हमको हेल्प करती है सीखने में, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो ये कहता है सीखने में किसमें हेल्प करती है, सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर पर्संस विद इन द एंटिटी। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इंक्वायरी मतलब फ्रॉड, रिलेटेड पार्टी, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, अनयूजुअल मैटर्स, ऐसे 560, ऐसे 570। फिर नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी हो गए। इसके अलावा हमारा सेकंड स्टेज क्या था, जो इंक्वायरी से सीखा उसको इवेल्युएट करो। सो इवेल्युएटिंग द रिस्पॉन्सेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। थर्ड स्टेज में कौन काम आती है, शकी बीवी। कहां थे, मीटिंग में था, ठीक है, गाड़ी तेज चल रही थी। एंड तीसरा केस क्या था सर, तीसरा केस था पुलिस वाले ने पकड़ लिया, यानी कम्युनिकेशन फ्रॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब गाड़ी तेज कौन चला रहे थे, गुड्डू भैया। कल तो गुड्डू भैया हॉस्पिटलाइज थे, सर देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी। तो जब भी इनकंसिस्टेंसी होगी तो वो फर्दर इंक्वायरी करेगी, गुड्डू भैया को कॉल करेगी और आखिरी में इवेल्युएट करेगी कंसिडरिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड एनवायरमेंट। जय हो देवी जी की। ठीक है, हमको एक अच्छा आंसर याद करा गई। एनालिटिकल प्रोसीजर में क्या देखना है, कुछ नहीं, डेटा एडिक्वेट होना चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट क्यों है, अब दोनों का फ्लो याद रखना है बाबू, छोड़ेंगे नहीं। जल्दी से बताओ इंक्वायरी की इंपॉर्टेंस क्या है, इन फॉर इंक्वायरी, इन फॉर इंटेंट चेक करने में काम आती है। इंटेंट चेक करना आसान नहीं, तो हम तीन चीजें कंसीडर करेंगे। पैरा का क्या मतलब है, पास्ट हिस्ट्री, रीजंस, एबिलिटी। बोलो मेरे साथ, पास्ट हिस्ट्री, रीजंस, एबिलिटी। अब मेरे को पैरा चेक करना है तो क्या, एक तो ना उल्टा भूल जाता थोड़ा, कान आंख और नाक सब बंद करूं या खुले रखने हैं, सर खुले रखने हैं। यानी यू शुड अप्लाई प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यू शुड बी अलर्ट, ताकि इसके साथ साथ आपको पता चले कौन से एरियाज है जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या था, अंडरस्टैंडिंग, क्यों, यही अगले वाले का पहला पॉइंट बनेगा। अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड एनवायरमेंट, ताकि पता चले कौन से एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। मैं बताऊं ना, लास्ट वाली लाइन हर में सेम है, कौन से एरियाज है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, कौन से एरियाज है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। यहां पे भी हर जगह ये लिखा है कौन से एरियाज है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बस आपने लिंकिंग ध्यान रखनी है। अब फिर आ गया अंडरस्टैंड, कौन से एरियाज में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है। उसके बाद कौन से एरियाज में एक्चुअली मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, बताना एनालिटिकल प्रोसीजर में, जो ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है या जो ट्रेंड से अलग चल रहा है। इनकंसिस्टेंसी और वेरिएंसेस फ्रॉम द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, यहां करेंगे एडिशनल प्रोसीजर में मिलेगा कोरोबोरेटिव ऑडिट, कोरोबोरेटिव एविडेंस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे कंपैरेटिव मंथ ऑन मंथ एनालिसिस ऑफ द रेवेन्यूज एंड कॉस्ट।
क्लियर है यहां तक? क्लियर है सर। इसके बाद हमने एक चार्ट बनाया था। ओहो हो, ये चार्ट ना हो तो भाई साहब मजा ही ना है। फटाफट सारे बच्चे आ जाओ, मेरे साथ चार्ट रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सर क्या, प्रोसीजर्स टू एड्रेस स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस। अब ये स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस क्या है? सबसे पहले रिलेटेड पार्टीज। इसके केस में भाई साहब अलर्ट रहना है कि क्या कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी तो नहीं है जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी, या फिर आइडेंटिफाई तो करी बट हमको डिस्क्लोज नहीं करी। सो अलर्ट फॉर द रिलेटेड पार्टीज नॉट आइडेंटिफाइड, या फिर आइडेंटिफाइड और नॉट डिस्क्लोज्ड। सर रिलेटेड पार्टीज कहां मिलती हैं? अटपटी ट्रांजैक्शन में, ऐसी ट्रांजैक्शंस जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होती। तो अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन मिलती है तो मैनेजमेंट से ट्रांजैक्शन को समझना, पूछना क्या इसमें रिलेटेड पार्टी तो नहीं, और इस ट्रांजैक्शन के पीछे लॉजिक क्या है, व्हाट इज द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शन। तो पहली चीज क्या आ गई? रिलेटेड पार्टी। हमको देखना है कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी तो नहीं जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई नहीं करी, या फिर आइडेंटिफाई तो करी बट हमको डिस्क्लोज नहीं करी। तो ऐसी चीज रिलेटेड पार्टीज कौन सी ट्रांजैक्शन से मिलती हैं? दैट आर आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो ट्रांजैक्शंस आर्म्स लेंथ प्राइस पे नहीं होती। तो ऐसे केस पे हम ट्रांजैक्शन को समझेंगे, चेक करेंगे कहीं इसमें रिलेटेड पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है, और इसका लॉजिक क्या है, बिजनेस रैशनल हम देखेंगे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके बाद रिलेटेड पार्टी के बाद अगला पॉइंट क्या था सर? रिलेटेड पार्टी के साथ होता है फ्रॉड। तो फ्रॉड और नोक्लार को साथ साथ लेके चलो, अगला पॉइंट पे आ जाओ। ये कहता है जब भी आपको फील आए कि कोई फ्रॉड या नोक्लार हुआ है, चाहे एक्चुअल में या सस्पेक्टेड, कम्युनिकेट टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। प्लस हमें तो फर्क पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपनी रिपोर्ट से, तो उस पर इफेक्ट देख लेना और देखना क्या देयर इज अ नीड टू रिपोर्ट टू द पार्टीज आउटसाइड एंटिटी। जैसे एक ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, जब भी कोई फ्रॉड मिलता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा का, 1 करोड़ या उससे ज्यादा का फ्रॉड मिलता है, तो किसको बताना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो एज अ प्रैक्टिशनर जो रिव्यू कर रहा है, ऑडिट नहीं, आप देखना क्या आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस फ्रॉड के बारे में किसी को बताने की। तो ये 3 बातें आपकी हो गई। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? गोइंग कंसर्न। जब फ्रॉड होगा, जब पेनल्टीज लगेंगी, तो किस पे खतरा आएगा? गोइंग कंसर्न पे। तो देखना इवेंट्स और कंडीशंस विच कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज गोइंग कंसर्न। तो अगर आपको कोई ऐसा इवेंट कंडीशन मिलता है तो हम क्या करेंगे? इंक्वायरी करेंगे, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, इनका प्लान क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान क्या है, उसको ध्यान में रख के समझ आएगा गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटीरियली मिसस्टेटेड है ड्यू टू रॉन्ग गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो सारे बच्चे फटाओ, गोइंग कंसर्न में हमने क्या देखा? इवेंट और कंडीशन। उस इवेंट और कंडीशन पे मैनेजमेंट का प्लान और फीजिबिलिटी ऑफ द प्लान, उसको स्टडी करके पता चल जाएगा वेदर द गोइंग कंसर्न असम्पशन इज एप्रोप्रिएट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ गोइंग कंसर्न असम्पशन। लास्ट पॉइंट क्या था? मैं भूल गया। लास्ट पॉइंट क्या था? मैं भूल गया। नहीं भूले सर, दूसरों से पूछो। दूसरों से पूछो मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। तो अगर आपने किसी एक्सपर्ट की मदद ली है तो क्या उसका काम आपके लिए एडिक्वेट था? प्लस अगर आप ग्रुप रिव्यू कर रहे हो तो जो इस स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप ग्रुप रिव्यू एंगेजमेंट पे लगा दो के। तो आपके सारे के सारे पॉइंट्स बता दो फटाफट। सबसे पहले सर क्या है? रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी के साथ क्या किया? फ्रॉड। उसके साथ हम पे लगी पेनल्टी, यानी फ्रॉड एंड नोक्लार। जब फ्रॉड और नोक्लार होगा तो किस पे खतरा आएगा? गोइंग कंसर्न पे। एंड गोइंग कंसर्न के बाद लास्ट पॉइंट है यूजिंग द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। तो ये जो बात मैंने आपको यहां पे कवर कराई है, इसको एक बार आप ऊपर से नीचे यहां पे रीड करके चल सकते हो। अब आता है सर अगला सवाल, क्या? अरे बोल लो क्या? सर सुनो ना, हम अपना चुपचाप रिव्यू कर रहे थे, बट हमको लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटीरियली मिसस्टेटेड। हमको शक हुआ। अगर आपको शक हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी मटीरियली मिसस्टेटेड, तो अब आपको इस शक को यकीन में बदलना पड़ेगा। सर यकीन में कैसे बदलें? बाय परफॉर्मिंग एडिशनल प्रोसीजर। तो जो आप इंक्वायरी कर रहे थे, एनालिटिकल प्रोसीजर कर रहे थे, उसकी मात्रा बढ़ा दो, या फिर आप अदर प्रोसीजर कर लो जो कि है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन। सो दीज आर द एडिशनल प्रोसीजर दैट यू कैन परफॉर्म टू कंक्लूड ए और बी। ए का मतलब है मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, बी का मतलब है मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। बट अगर आप एडिशनल प्रोसीजर करके भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे तो कंटिन्यू परफॉर्मिंग द एडिशनल प्रोसीजर। बट इफ यू आर अनेबल टू कंटिन्यू, देन सर क्या करेंगे? इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे हमारी रिपोर्ट पे, और
इसका इंपैक्ट कंसीडर करेंगे हमारी रिपोर्ट पे, दैट इज मॉडिफाइड कंक्लूजन, इट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप। बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है। तो फटाफट एक बार मुझे वाला टॉपिक रिवाइज कराओ ना सर। ये कहता है हम अपना रिव्यू कर रहे थे चुपचाप, रिव्यू करते करते हमको खुशबू आई मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, यानी हमको शक हुआ। तो शक को यकीन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर करेंगे। एडिशनल प्रोसीजर का मतलब है जो इंक्वायरी और एनालिटिकल है उसकी मात्रा बढ़ा दो, या फिर आप अदर प्रोसीजर भी कर सकते हो सर। अदर का मतलब है टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये तो आपने अभी तक करे नहीं तो वो सब कर लो। अब इसके बाद भी अगर आप ए और बी कंक्लूड नहीं कर पा रहे, ए और बी कंक्लूड नहीं कर पा रहे मतलब या तो आप ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर आप ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो कंटिन्यू परफॉर्मिंग द एडिशनल प्रोसीजर। बट इफ यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू, इट इज अ लिमिटेशन ऑन स्कोप और आप एक मॉडिफाइड कंक्लूजन दोगे। क्विकली टेल मी, यहां तक सारी की सारी बातें क्लियर है? इज एवरीथिंग टिल हियर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब इसके बाद टॉपिक्स बचे ही नहीं है, अब इसके बाद टॉपिक्स बचे नहीं है, बस टाइम पास कर रखा है यहां पे आईसीआई ने। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये वाला टॉपिक हमारा ऑलरेडी हो गया कि जब भी हमको फील आएगी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की तो हम क्या करेंगे, हम कंक्लूड करेंगे, हम एडिशनल प्रोसीजर्स करके कंक्लूड करेंगे। या तो मैटर इज नॉट लाइकली टू कॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मटेरियल मिसस्टेटेड, यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर हम डिटरमाइन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अब सर ये एडिशनल प्रोसीजर हो सकते हैं एडिशनल इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर और अदर टाइप्स ऑफ प्रोसीजर लाइक टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशन। फिर भी अगर आप कंक्लूड नहीं कर पा रहे तो कंटिन्यू परफॉर्मिंग द एडिशनल प्रोसीजर। फिर भी कंक्लूड ना कर पाओ तो इसको लिमिटेशन ऑन स्कोप कहते हैं। एंड अनमॉडिफाइड कंक्लूजन नहीं दोगे तो क्या दोगे, मॉडिफाइड कंक्लूजन दोगे। अब सर सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाली बात एकदम सेम है, डिट्टो कॉपी पेस्ट है फ्रॉम ऑडिट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दो तरह के सब्सिक्वेंट इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट और ऑडिट रिपोर्ट की डेट तक। तो ये कहता है इन तरह के जो इवेंट्स हैं, अगर आपको कोई ऐसा इवेंट मिल जाता है that requires adjustment or disclosure, see whether it is adjusted or disclosed or not, you will request the management। ठीक है सर। दूसरा इवेंट क्या होता था सर? फैक्ट्स, जो हमको पता चलते थे आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट की डेट। तो उस केस में तो सबसे पहले तो हम अपना पल्ला झाड़ देते थे, बोलते थे नो ऑब्लिगेशन। बट अगर कुछ ऐसा पता चला जो पहले पता होता, अगर कुछ ऐसा पता चला जो पहले पता होता, तो हम क्या करते, ऑडिट रिपोर्ट को अमेंड करते। तो मैनेजमेंट के पास जाके क्या करते थे, डीडीआई। डीडीआई मतलब डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन इफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट एंड देन इंक्वायर हाउ दे प्लान टू डील विद दिस मैटर। अब अगर मैनेजमेंट अमेंड नहीं करती और आपको लगता है अमेंड करने की जरूरत है और आप ये रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे चुके हो, तो उनको बोलना थर्ड पार्टीज को ना दे। फिर भी अगर वो थर्ड पार्टीज को दे देती है, यू विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, हम उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लेके चलेंगे। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। इसमें तो आधी चीजें बस रीड करके चलनी है कि मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लो कि उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई। क्या थी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, इंटरनल कंट्रोल लगाना, ऑडिटर को इंफॉर्मेशन देना, वो सारा काम उसने किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एरियाज है जिनको लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। हो सकता है आईसीआई का मन करे चलो बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं, तो वो ये सवाल भी पूछ सकता है कि बताओ कौन से मैटर्स को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। तो आप बोलना जो स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस थे ना, उन्हीं को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी है। स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस क्या थे? रिलेटेड पार्टी, उसके साथ फ्रॉड, उसके बाद पेनल्टी। रिलेटेड पार्टी, फ्रॉड, नोक्लार, गोइंग कंसर्न, और जब 570 की बात हो रही है तो 560 भी पकड़ लेना। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को लेकर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे। अब अगर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देती तो पूछो क्यों नहीं देती भाई? काहे? डिस्कस द मैटर, झूठी है, रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी। अब अगर मैनेजमेंट ऐसी है तो बाकी एविडेंस तो कैसे होंगे, और बाकी रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस तो कैसी कैसी होंगी? यानी रीइवैल्यूएट द इंटीग्रिटी, क्वालिटी ऑफ एविडेंस इन जनरल एंड द अदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, एंड इसका इंपैक्ट अपने रिपोर्ट पे। यानी मुझे एक बात बताओ, जो झूठी मैनेजमेंट है, क्या अब आप उसके एविडेंस पे भरोसा कर पाओगे? नहीं सर। तो इट इज एज गुड एज एविडेंस। मिला ही नहीं, तो जब एविडेंस नहीं मिला तो कंक्लूजन ही नहीं है, और अगर कंक्लूजन नहीं है तो हम क्या बोलते हैं? डिस्क्लेम योर कंक्लूजन। तो अगर आपको लगता है दोस्त आपको मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पे शक है, या फिर मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, चुपचाप आंखें बंद करके बोल देना वी विल डिस्क्लेम अवर कंक्लूजन। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। इसके बाद सर क्या आता है, इधर देखो, फटाफट पानी के 2 घूंट लगाओ और चैट बॉक्स पे लिखो रेडी। बस 2 क्वेश्चन और है करने लायक, इसके अलावा तो सारी चीजें रीड करने वाली बची अभी। ये कहता है जो हमारा प्रैक्टिशनर है ना, उसका पेट नहीं भरा,
सर पेट नहीं भरा मतलब उसको जो एक्सपेक्टेड एविडेंस चाहिए था वो एक्सपेक्टेड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिला। तो मुझे बताओ, जब तुम छोले भटूरे खाने जाते हो, छोले भटूरे छोड़ो, छोले चावल खाने जाते हो और छोले खत्म हो जाए तो सर क्या करते हैं? एडिशनल छोले लेते हैं। और अगर एडिशनल छोले नहीं है तो राजमा डलवा लेंगे। तो यही बात ये कह रहा है, आप एक्सटेंड कर दो वर्क परफॉर्म, यानी एडिशनल प्रोसीजर कर दो। बट अगर एडिशनल प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं है तो ऑल्टरनेट प्रोसीजर कर लो, यू कैन परफॉर्म अदर प्रोसीजर। सो एक्सटेंड द वर्क परफॉर्म और परफॉर्म द अदर प्रोसीजर। उसके बाद भी अगर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, आप कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते, आप इस केस में सर क्या करोगे? अपनी रिपोर्ट पे इंपैक्ट देखोगे या देखोगे आप विड्रॉ कर सकते हो कि नहीं। एंड तीसरा, कम्युनिकेट करेंगे मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कि भाई दिक्कतें आ रही हैं। तीन बातें क्या हो गई? इंपैक्ट ऑन द रिपोर्ट, या फिर देखो विड्रॉ करना है, एबिलिटी टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट, या तीसरा क्या है? साथ ही साथ मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दो। सर एक बात बताना, मेरा जो स्पेसिफिक प्रोसीजर है उससे तो एविडेंस नहीं मिल रहा, बट ऑल्टरनेट प्रोसीजर से, अदर प्रोसीजर से तो एविडेंस मिल गया, क्या ये लिमिटेशन ऑन स्कोप है? नहीं, इस केस में हम इसको लिमिटेशन ऑन स्कोप का दर्जा नहीं देते। फिर मैंने आपको कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताई थी सर। क्या? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है तो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, बट अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मॉडिफाइड कंक्लूजन। अब यहां अनमॉडिफाइड कंक्लूजन लिखने का तरीका क्या था? जल्दी से देखो किस तरीके से लिखते हैं। ये कहता है अनमॉडिफाइड कंक्लूजन में ये मत बोलना मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमें नहीं मिली, यानी nothing has come to our attention which causes us to believe, हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे हमको लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो सर इसमें और ऑडिट में फर्क क्या है? मैंने कहा फर्क है, ऑडिट में मैं बोलता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। यहां मैं कह रहा हूं हमको कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत प्रिपेयर्ड है, यानी ऑडिट में मैं क्या दे रहा था? एक पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे हैं। यहां मैं क्या दे रहा हूं? एक नेगेटिव ओपिनियन कि मुझे कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गंदे हैं। तो अगर आपको नहीं मिला इसका मतलब ये नहीं कि वो गंदे नहीं है, हो सकता है गंदे हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं नेगेटिव ओपिनियन। तो ये कहता है दिस इज अ नेगेटिवली वर्डेड ओपिनियन कि हमको कुछ ऐसा नहीं मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बने हैं। क्यों ऐसा दे रहे हैं नेगेटिव ओपिनियन? क्योंकि हमने लिमिटेड अश्योरेंस दी है, बिकॉज वी आर गिविंग अ लिमिटेड अश्योरेंस। यू गॉट द पॉइंट और नॉट? यस सर। अब सर मॉडिफाइड कंक्लूजन क्या क्या हो सकते हैं? सेम एज ऑडिट, डिट्टो सेम एज ऑडिट, बस फर्क ये है यहां पे हम ओपिनियन की जगह कंक्लूजन वर्ड यूज करते हैं। तो अगर कोई एरिया है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और आपको एविडेंस मिल गया एंड द इंपैक्ट इज परवेसिव, वही एडवर्स कंक्लूजन। बट अगर एरिया मटेरियल है, फर्क नहीं पड़ता एविडेंस मिलाओ या ना मिलाओ, बट वो परवेसिव नहीं है, क्योंकि परवेसिव नहीं है तो क्या आएगा? क्वालिफाइड कंक्लूजन। बट एरिया मटेरियल भी है, एविडेंस भी नहीं मिला एंड द इंपैक्ट इज परवेसिव, तो पहली प्रायोरिटी क्या होती है? पतली गली से विड्रॉ कर लो, पतली गली से विड्रॉ कर लो इफ इट इज पॉसिबल अंडर द लॉ रेगुलेशन। बट विड्रॉल पॉसिबल नहीं है तो हम अपना कंक्लूजन नहीं देंगे। तो हमारे पास तीन ही कंक्लूजन होते हैं। डाकू का क्या मतलब होता है? डिस्क्लेमर, एडवर्स और क्वालिफाइड। अब ये कहता है इन दो केसेस में जहां आपको एविडेंस नहीं मिला, आपको अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा, आपको अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा क्यों नहीं मिला। क्यों नहीं मिला मतलब द रीजन फॉर द इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। बाकी केसेस में अगर आप एडवर्स और क्वालिफाइड कंक्लूजन दे रहे हो एंड जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो अमाउंट की वजह से है, अगर अमाउंट की वजह से तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट और उसको डिस्क्राइब कर दो। बट अगर वो डिस्क्लोजर की वजह से है तो चेक करो डिस्क्लोजर है या नहीं। अगर डिस्क्लोजर है तो बताओ किस तरह से डिस्क्लोजर मटेरियली मिसस्टेटेड है। दूसरे केस में अगर डिस्क्लोजर ही नहीं है तो नेचर ऑफ द ओमिटेड इंफॉर्मेशन, ये आपने बताना है इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर। ठीक है सर। अब एक बात बताओ, कंक्लूजन लिखा कैसे जाता है? जब भी मैं ऑडिट में क्वालिफाइड ओपिनियन देता था, ये ऑडिट से रिलेट करा रहा हूं, ध्यान से समझना। जब भी मैं ऑडिट में क्वालिफाइड ओपिनियन देता हूं मतलब इंपैक्ट परवेसिव नहीं है, तो मैं क्या बोलता हूं? जो मैटर मैंने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में बताया, जो मैटर मैंने बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में बताया, उनके अलावा सब ठीक है या उनकी वजह से सब खराब है? सर आप बोलते थे उनके अलावा बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है।
जो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में बताया उनके अलावा बाकी सब ठीक है। यानी हम बोलते थे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट अगर एविडेंस मिल चुका है, या एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट अगर एविडेंस नहीं मिला ऑफ द मैटर, हम बोलते थे बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं। बट जब ये दो केसेस आते थे बदमाश, एडवर्स और डिस्क्लेमर, इनके केस में हम बोलते थे बिकॉज ऑफ, ड्यू टू दीज मैटर्स, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दीज मैटर्स, इन्हीं की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बजी पड़ी है। यानी एडवर्स ओपिनियन के केस में दीज आर नॉट प्रिपेयर्ड एज इन मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द एफआरएफ, और डिस्क्लेमर के केस में इन्हीं की वजह से हम अपना ओपिनियन नहीं दे पाए। तो मेरी आप सबसे सर रिक्वेस्ट रहेगी, सर क्या ये जो फॉर्मिंग द कंक्लूजन वाला पार्ट है इसको बस एक बार रीड करेंगे, इसमें कुछ खास मसाला नहीं है, ठीक है। वही आपके जो फ्रेजेस हम 705 ऐसे में पढ़ते थे वही के वही डिट्टो यहां पे फ्रेजेस दे रखे हैं, ठीक है। इसमें और कुछ खास मसाला नहीं है, जस्ट रीड थ्रू इट, नथिंग एल्स टू बी डन। उसके अलावा अब आ जाओ सीधा प्रैक्टिशनर रिपोर्ट पे। जैसे आप प्रैक्टिशनर रिपोर्ट पे आओगे, इसमें भी मेन वही चीजें जो बाकी हर रिपोर्ट में आती है, टाइटल, एड्रेसी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही बेसिक चीजें इसमें आएंगी। स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या बताना है, पर्पस, इंटेंडेड यूजर्स, और साथ ही साथ अगर मैनेजमेंट के पास ऑप्शन है डिफरेंट एफआरएफ का, तो किस तरह से उसने सही एफआरएफ चुना है। पर इसमें जो काम की चीज है सर, काम की चीज है ये डिस्क्राइबिंग द रिव्यू एंड इट्स लिमिटेशन। तो सर रिव्यू और उसके लिमिटेशंस को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, सारे बच्चे यहां पे फोकस करो प्लीज। सर सबसे पहले रिव्यू का मतलब है इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। लिमिटेड अश्योरेंस है तो हमने भी लिमिटेड प्रोसीजर्स करे, लिमिटेड प्रोसीजर्स करे मतलब इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। लिमिटेशन क्या है, ये जो प्रोसीजर्स है क्या ये ऑडिट से ज्यादा है या ऑडिट से कम है, सर ऑडिट से कम है। इसी लिमिटेशन की वजह से हम ऑडिट ओपिनियन नहीं देते। तो इट इज अ लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट। प्रोसीजर्स में प्राइमरीली हमने इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स करे हैं, एंड दीज प्रोसीजर्स आर सब्सटेंशियली लेस देन ऑडिट। दीज आर सब्सटेंशियली लेस देन ऑडिट, हेंस नो ऑडिट ओपिनियन इज गिवन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखोगे तो यही क्वेश्चन आईसीआई ने एमटीपी में 24 में पूछ रखा है कि बताओ डिस्क्रिप्शन एंड लिमिटेशंस इन द कंक्लूजन पैरा। तो यही डिस्क्रिप्शन और लिमिटेशंस आपको ध्यान में रख के चलने हैं, ठीक है सर। फिर इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था सर, कुछ भी नहीं था इसमें। डेट ऑफ रिपोर्ट कब होनी चाहिए, जब तक एविडेंस ना मिल जाए रिपोर्ट को डेट मत करना, जब तक स्टेटमेंट बनके तैयार ना हो जाए रिपोर्ट को डेट मत करना, प्लस उस स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट ना ले लियो तब तक रिपोर्ट को डेट मत करना। यानी तीन चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, स्टेटमेंट बन चुके हो, मैनेजमेंट ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और आपके पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है, देन सिग्नेचर, प्लेस ऑफ सिग्नेचर, दैट्स इट। तो रिपोर्टिंग वाले पार्ट को बस रीड करके चलना, मेन जो लर्निंग वाला फोकस है इन 3 पॉइंट्स पे रख के चलना है। फिर क्या था, ईओएम पैरा, ओम पैरा, सेम एज ऑडिट, ठीक है। ईओएम पैरा में क्या करते हैं, अटेंशन ड्रॉ करते हैं टू अ मैटर प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको लेके आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए, दैट शुड बी प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डिट्टो कॉपी पेस्ट। ओम पैरा में क्या आएगा सर, अदर देन प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज रिलेटेड टू, वहां पे क्या था, ऑडिट, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिट की जगह प्रैक्टिशनर, दैट इज रिलेटेड टू रिव्यू, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। डॉक्यूमेंट क्या करते हैं, वहां पे क्या करते थे, ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट मैटर। यहां क्या डॉक्यूमेंट करेंगे, यहां जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे, यहां जो आपको रिजल्ट्स मिले, जो यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करे, और सिग्निफिकेंट मैटर। बस और चीज डॉक्यूमेंट कर देना, किसने काम किया, किसने रिव्यू किया, डेट ऑफ वर्क, डेट ऑफ रिव्यू, दैट्स इट। ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। ऑडिट और रिव्यू में क्या फर्क है सर, अश्योरेंस का फर्क है, ये रीजनेबल है, वो लिमिटेड है। अब साइकिल बता दो, प्रोसीजर्स, एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन। जो प्रोसीजर्स है यहां लिमिटेड है, वहां पे लिमिटेड प्रोसीजर्स किसमें होते थे, रिव्यू में। ऑडिट में क्या होते हैं, एक्सटेंसिव डिटेल्ड प्रोसीजर, टीओसी और सब्सटैंटिव प्रोसीजर। इसके बाद जब मैं बोलता हूं कौन सा टॉपिक, एविडेंस, यहां पे मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑडिट में, रिव्यू में मिलता है सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। इस पे निकलते हैं रीजनेबल कंक्लूजन, उस पे निकलते हैं लिमिटेड कंक्लूजन। यहां का ओपिनियन पॉजिटिवली वर्डेड होता है, वहां का ओपिनियन नेगेटिवली वर्डेड होता है, दैट्स इट। वहां तो ओपिनियन ही नहीं है, वहां है कंक्लूजन। यहां पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कंप्लीट। अब आखिरी में आईसीआई ने एक टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन दे रखा है, ये क्या था, यू आर कंडक्टिंग द रिव्यू, और इंक्वायरी करते करते आपको फील आ रही है, आपको शक है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो शक को यकीन में बदलने के लिए क्या करेंगे, एडिशनल प्रोसीजर करेंगे। एडिशनल प्रोसीजर का क्या मतलब है, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर की मात्रा बढ़ा दो, या अदर प्रोसीजर कर लो, जैसे टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड
एक्सटर्नल कंफर्मेशन सो दैट यू कैन कंक्लूड ए और बी। ए और बी का क्या मतलब है? ए का मतलब है मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या बी का मतलब है मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। जल्दी से बता दो मित्रों, क्या पूरा का पूरा साड़ी 2400 क्लियर है? साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर, एकदम एंड टू एंड क्लासिक रिवीजन, डन डना डन डन। जस्ट विश यू द बेस्ट, एकदम अच्छे से एक बार सेल्फ रिवाइज कर लेना और एक बार क्वेश्चन बैंक कर लेना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव एन ऑसम डे, एंड यस हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। टेक केयर ऑल। सर आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कराया, थैंक यू लिपिका, हैव अ ग्रेट डे।